and welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest update. So in this video we will do chapter 4 heat, and I have provided for second, third chapter in description box so you can see from there. Okay, so let us start our chapter 4 heat. In chapter 3 you learned that woolen clothes are made of animal fiber. तो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा कि जो वुलन क्लोथ्स हैं वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं, और आपको ये भी पता है कि जो कॉटन क्लोथ्स हैं ना वो प्लांट फाइबर से बने होते हैं. जो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, कब पहनते हैं? विंटर्स में, जब ठंड होती है बाहर, क्योंकि वुलन क्लोथ्स हम वो गर्म रखते हैं. तभी हम लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं, लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जब बाहर गर्मी होती है, क्योंकि ये हमें ठंडक देते हैं. तभी तो हम लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं समर्स में. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन. तो मतलब तुमने ये वंडर किया होगा कि जो पर्टिकुलर, मतलब कि जैसे कि गर्मी होती है तो हम गर्मी के कपड़े पहनते हैं, सर्दी होती है तो हम सर्दी के कपड़े पहनते हैं. क्यों? क्योंकि हम सीज़न कैसा है उसके हिसाब से ही हम पहनते हैं. जब विंटर होती है तो आपको ठंड लगती है बाहर, और बाहर भी लगती है और घर में भी लगती है. तो जब आप सन से इफ़ यू कम आउट इन सन यू फील वार्म. जब आप सन से आते हो तो भी आपको गर्मी लगती है, और जब समर में आप घर में होते हो तब भी आपको गर्मी लगती है. तो हाउ डू वी नो वेदर ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. तो हम ये कैसे पता लगाएं कि ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर ठंडा है. तो फिर अब हम फाइंड आउट करेंगे इनके आंसर्स कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है इस चैप्टर में, और हम ये भी देखेंगे कि इनके आंसर्स. तो हम पहले ये एक्टिविटी कर लेते हैं. एक्टिविटी 4.1, ठीक है. तो आइसक्रीम कोल्ड होती है. स्पून इन टी कप वार्म. फ्रूट जूस कोल्ड. हैंडल ऑफ फ्राई पैन कोल्ड. ठीक है, तो ये हमने कर लिया. तो हम देखते हैं हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड, ठीक है. हमारे रोज़ की लाइफ में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा है, और क्योंकि कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं. जैसे कि आप टी देखो वो गर्म होती है, आइस देखो ठंडी होती है. तो मैंने आपको टेबल करवा दिया था तो आप पहले देख सकते हैं. तो ये हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट बताते हैं. यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को टच मत करना जो बहुत ही गर्म हो, और बहुत ही सावधान रहना, जैसे कि कैंडल फ्लेम को या फिर स्टोव को, ठीक है, क्योंकि वो गर्म होते हैं ना इसलिए. तो हमने वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. तो हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं. और यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. तो मतलब आपने ये भी देखा हो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो गर्म होते हैं और कुछ बहुत ही ठंडे होते हैं. तो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट गर्म है या ऑब्जेक्ट कैसा है. तो हम टचिंग से करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सेंस ऑफ टच रिलायबल होता है और हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमको दे रखी है एक्टिविटी 4.1. टेक 3 लार्ज मग्स. तो आपको 3 बड़े बड़े मग्स लेने हैं, ठीक है, और उनका नाम लिख दो A B C, और उनमें A मग में ठंडा पानी डाल दो, B में गर्म, फिर मिक्स कर दो उनको. ये सावधान रहना कि जो वाटर है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे. देखो यहाँ पे दे रखा है, एक में गरम, सॉरी एक मिनट, हाँ, A में गरम, B में गरम, A में ठंडा और C में मिक्स करो, ठीक है. कि और हॉट और कोल्ड मग रखना है आपको
सी में, तो मतलब मिक्स करना है। तो अब अपने हाथ डिप करो मग ए में, तो फिर राइट हैंड, और फिर राइट हैंड मग बी में डालो। तो फिर जब आपने देख लिया तो 2 मिनट्स के बाद आप 2-3 मिनट बाद आप मग सी में भी रख सकते हो। तो क्या ये जो दोनों आपके हाथ हैं वो फिर सेम फीलिंग कर रहे हैं? वो जो कह रहा है कि जो मेरा लेफ़्ट हैंड है ना वो मेरे को ये बता रहे कि जो वाटर इन मग है वो सी में ठंडा है, और राइट हैंड बता रहे हैं कि वो सेम है, सेम वाटर है और वो कोल्ड है। तो मैं क्या सोचूं, क्योंकि ये नॉर्मल वाटर है, ये मिक्स कर दिया हमने दोनों उसको। तो वो जो कंफ्यूज हो गया और ये हमको बता रहा है कि वो ऑलवेज नहीं कर पा रहा सेंस ऑफ टच कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सच में गर्म है? तो अब हमको यहाँ पे दे रखा है अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो मतलब सही मेजर, गर्माहट का सही रिलायबल मेजर हमको इस ऑब्जेक्ट से पता लगाता है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है? एक डिवाइस होती है जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे दिया है मेजरिंग थर्मोमीटर को मेजर करना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर क्या आपने थर्मामीटर को देखा है? अब आप रिकॉल करो कि व्हेन यू और समवन एल्स, जैसे किसी के फीवर हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको थर्मोमीटर की हेल्प से ही मेजर करते हैं। और क्योंकि ये जो थर्मोमीटर है ना वो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी बताता है, और इसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। और जो थर्मोमीटर को होल्ड करो, ठीक है, हैंड में, और उसको एग्ज़ामिन करो, ध्यान से देखो उसको। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करो उसको कि शेयर करे आपके साथ, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना वो ऐसा दिखता है। मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना ये कंसिस्ट होता है लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से। और क्लिनिकल थर्मोमीटर के ना एंड में ना एक बल्ब होती है, एक एंड में ना उसके बल्ब होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर के। और ये जो बल्ब है ना इसके अंदर मरकरी होती है। बल्ब के बाहर एक स्मॉल सा शाइनिंग सा थ्रेड होता है मरकरी का, जो कि आप देख सकते हैं अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में। अगर इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर, मतलब कि अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिखता तो फिर आप उसको हल्का सा टेढ़ा करो और फिर देखो तो आपको एक स्केल दिखेगा थर्मोमीटर में। और वो स्केल हम इसलिए यूज़ करते हैं सेल्सियस, वो एक सेल्सियस स्केल होता है जो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में पाया जाता है, जो कि हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस डिग्री का होता है तो हम इसको डिग्री सेल्सियस करते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि बूजो ने वंडर किया कि 2 टाइप के स्केल्स होते हैं, जो कि फिगर दे रखा है हमको 4.2 में, जो कि उसने रीड करा है। और पहेली ने उसको बताया कि इंडिया में सेल्सियस स्केल को एडॉप्ट किया है, और वो स्केल से हम उसको रीड करते हैं। ये जो अदर स्केल है ना उसकी रेंज होती है 94 से 108 डिग्री तक, जो कि फ़ारेनहाइट स्केल होता है, और वो पहले यूज़ होता था फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना वो उसका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब है रीडिंग अ थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं तो हम देखेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मोमीटर। तो हम देखेंगे कि थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं। तो पहले आप टेम्परेचर देखो, इनको एक मिनट। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर को कैसे पढ़ते हैं। तो पहले ये नोट करो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या बताते हैं हमें 2 बिगर मार्क से। ठीक है, और ये भी नोट करो उनके डिविजन्स के नंबर। ठीक है, यहाँ पे प्रिकॉशंस दे रखी है।
थर्मोमीटर को रीड करने के लिए प्रिकॉशंस दे रखे हैं। ये जो थर्मोमीटर है ना, उसको वॉश होना चाहिए यूज़ करने से पहले, किससे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। और हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मर्करी लेवल है ना 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। और रीड करो थर्मोमीटर को लेवल ऑफ मर्करी देख के और लाइन उसकी देख के। हैंडल करो थर्मोमीटर को ध्यान से, अगर जिसने हार्ड ऑब्जेक्ट से टच करा तो वो फिर वो ब्रेक हो सकता है, टूट जा सकता है। और थर्मोमीटर को होल्ड करो बल्ब से, मतलब कि बल्ब से मत पकड़ो, नहीं तो फिर वो आप पढ़ नहीं पाओगे नहीं तो। ठीक है, उसको बल्ब को, थर्मोमीटर के बल्ब को नहीं छूना हमको। ठीक है, तो हमको स्मॉलर मार्क्स देख रखे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में। जैसे कि बिगर मार्क 1 डिग्री का रीड करता है और 5 डिविजन्स होती है उसमें रीड करने के लिए। बिगर मार्क्स में 5 डिविजन्स होती है उसके बीच में। और जो 1 डिवीजन है ना, वो ऐसे रीड कर सकते हो आप 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप ऐसे भी रीड कर सकते हो। थर्मोमीटर को वॉश करो, ठीक है, और प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ये तो मतलब हम आपको थर्मोमीटर को वॉश करना है किससे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। और अब उसको होल्ड करो ध्यान से और उसको थोड़े से जर्क्स दो, क्योंकि ये जो जर्क्स है ना, जर्क्स मतलब कि छिड़काना, उसको हल्का हल्का छिड़काओ और फिर देखो कि मर्करी का लेवल नीचे आ गया। और ये देखो कि उसका जो लेवल है ना वो 35 डिग्री से नीचे फॉल करना चाहिए। और अब एक बल्ब लो, ठीक है, एक बल्ब लो थर्मोमीटर की। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि, तो अपने टंग के नीचे रखो। 1 मिनट बाद, ठीक है, 1 मिनट बाद आप उसको देखो कि जो थर्मोमीटर अपने मुंह से बाहर निकालो और देखो कि उसका रीडिंग सही आ रहा है। तो ये आपका बॉडी टेम्परेचर हो गया। और ये जो टेम्परेचर है ना वो एक यूनिट से करना चाहिए जिसको हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपने क्या रिकॉर्ड किया अपनी बॉडी टेम्परेचर में। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और ये भी देखो कि जो टेम्परेचर है ना वो यूनिट से स्टार्ट कर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहेली ने देखो एक सेकेंड, ये जो पहेली है ना उसने मेजर किया इसका अपना बॉडी टेम्परेचर, वो डर गए कि वो 37 नहीं आया। तो अब हम देखते हैं कि जो पहेली है ना वो रॉन्ग नहीं है, तो मतलब उसके साथ कोई गलत नहीं हुआ, उसका बुखार नहीं है। कभी कभी टेम्परेचर जो होता है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि 38 हो जाता है, 35 हो जाता है। तो मतलब कि 1-2 नंबर अगर हो जाए ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेजर करो अपना बॉडी टेम्परेचर फ्रेंड्स के साथ 10 बार। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो, बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन, यहाँ पे अपना नाम लिखो या अपने दोस्त का नाम लिखो, उसका टेम्परेचर देखो। ठीक है, और रिकॉर्ड करो अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 4.2 में। तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ना हर पर्सन का 37 डिग्री नहीं आता। जो टेम्परेचर है ना वो सारे पर्सन का 37 नहीं आता, वो ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है 1 नंबर या कभी कभी कम हो जाता है 1 नंबर। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, इसकी एवरेज बॉडी टेम्परेचर है, और जो लार्ज है ना ये हेल्दी पर्सन है। और ये है क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है ना वो एक डिज़ाइन के होता है और उसका मेजर होता है टेम्परेचर का ह्यूमन बॉडी का। मतलब कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना वो इसलिए बना होता है कि वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को देख सके। और ये जो टेम्परेचर है ना ह्यूमन बॉडी का सिर्फ वो नॉर्मली होता है और उसको 35 से बिलो नहीं जाना चाहिए या फिर 42 डिग्री से अबव नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रीज़न हो सकती है कि जो थर्मोमीटर है ना वो उसकी रेंज सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, तो अब देखो बूजू को एक नॉटी आइडिया आया है। उसने थर्मोमीटर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना उसको हॉट मिल्क में डाल दिया, फिर पहेली ने उसको स्टॉप कर दिया डूइंग से, क्योंकि नहीं तो फिर हो सकता है ना कि अगर आप देखो तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो फिर या फिर वो टूट भी सकते हैं, उसका जो मेजरमेंट है वो स्टॉप हो जाए उसी टाइम पे, कुछ भी हो सकता है। और देखते हैं हम
क्वेश्चन। तो अब हमको यूज़ नहीं करना चाहिए क्लिनिकल थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट का अदर देन ह्यूमन बॉडी। हमको अवॉइड करना चाहिए थर्मोमीटर को सन के पास, फ्लेम के पास, क्योंकि ये टूट भी सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो हम मेजर कैसे करते हैं टेम्परेचर का बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में। इस पर्पस के लिए बहुत सारे अदर थर्मोमीटर होते हैं, जैसे कि एक थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आपको टीचर शो करेगी आपकी क्लास में। ठीक है, ठीक है। तो अब आप इस थर्मोमीटर को ध्यान से देखो। ये वाला जो थर्मोमीटर है ना, इस थर्मोमीटर को ध्यान से देखो और नोट करो कि जो इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है और लोएस्ट टेम्परेचर क्या है। ठीक है, और मेजर करो उसको। ये जो इसका रेंज है ना लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, वो है 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, क्योंकि और ऑल्सो आपने ये देखा होगा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, वो हमको ये बताता है कि स्मॉल डिविजन्स थर्मोमीटर में रीड करने के लिए, जैसे कि हमने पहले देखा था ना 1/5 इज इक्वल्स टू हमको रिप्रेजेंट करता है 0.2। ठीक है, अब हम एक्टिविटी करते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर। तो आप टैप वाटर लो, थोड़ा सा मग में लो या बीकर में लो, एक ही बात है, और उसको डिप करो थर्मोमीटर को वाटर में। तो बल्ब जो है ना वो इमर्ज हो जाएगी वाटर में, पर वो हमें टच नहीं करना बॉटम से और साइड से कंटेनर के। अब आप होल्ड करो थर्मोमीटर को वर्टिकली और फिर उसमें आप अब देखो कि मरकरी की मूवमेंट क्या है थर्मोमीटर में। ठीक है, और वेट करो जब तक मरकरी का थ्रेड स्टेरिली नहीं हो जाता। तो हमारा ये बचा था ना। हाँ, जो डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं ना, वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है ना प्रीवियस डे का, वो रिपोर्ट करता है वेदर रिपोर्ट्स में, और जिसको हम मेजर करते हैं एक थर्मोमीटर होता है जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं ब्लू बॉक्स। इन एडिशन द प्रिकॉशंस नीडेड वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो मतलब हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर रीड करने के लिए और क्लिनिकल थर्मोमीटर। इनको अपराइट नहीं टिल्ट करना। जो बल्ब है ना वो सराउंडेड होता है ऑल साइड से सब्सटेंस के, जो कि टेम्परेचर को भी मेजर करता है। ये जो बल्ब है ना उसको टच नहीं करना हमें सरफेस से भी कंटेनर के। ठीक है, तो ये हमको प्रिकॉशन दे रखी है। अब बोला है इन्होंने कि नोट द रीडिंग। तो अब आप इस रीडिंग को नोट करो। ये जो टेम्परेचर है ना वाटर का है ना, उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप देख सकते हो, और उसको कंपेयर करो वाटर के टेम्परेचर से, जो कि रिकॉर्डेड होता है हर स्टूडेंट, जो कि रिकॉर्डेड होना चाहिए हर एक बच्चे के पास क्लास में। ठीक है, तो बहुत सारी वैरायटी होगी रीडिंग के लिए, और अब उसको डिस्कस करो उसके रीजंस और ट्राई करो इसके आंसर्स करने के लिए इस क्वेश्चंस के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 4.5। अब कुछ वाटर लो बीकर में या फिर मग में, और उसमें थर्मोमीटर डाल दो और रुको जब तक मरकरी थ्रेड ना स्टेडिली नहीं हो जाता, और उसको टेम्परेचर को नोट करो। अब आप थर्मोमीटर को बाहर निकालो वाटर में से। ठीक है, और ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। क्या तुमने नोटिस किया कि डू यू नोटिस दैट एज सून एज द टेक द मरकरी आउट द वाटर लेवल बिकम्स टू फॉल। तो मतलब जैसे आपने देखा कि आपने थर्मोमीटर को बाहर निकाला तो जो मरकरी लेवल है ना वो नीचे आ गया, फिर से डाउन हो गया। तो इसका मतलब कि जो टेम्परेचर है ना वो हमको थर्मोमीटर में वाटर में ही हमको रीड करना होगा। और आप ये भी रिकॉल कर सकते हो कि खुद का टेम्परेचर यू मे रिकॉल वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर। और आप ये भी देख सकते हो कि जो थर्मोमीटर जब आप मुंह से बाहर निकालते हो ना
तो भी वो चेंज नहीं होता। तो फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या आप यूज़ बता सकते हो कि वो मेजर क्यों यू करता है बॉडी टेम्परेचर में? तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं नीचे का। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, तो मतलब कि कन्वीनियंट नहीं है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये जो मरकरी है ना वो पॉलराइज नहीं होती क्लिनिकल थर्मोमीटर में जब हम मुंह से बाहर निकालते हैं। और आप क्लिनिकल थर्मोमीटर में फिर से ऑब्जर्व करो और उसमें आपको किंक दिखेगा। ये देखो, ये होता है किंक, ठीक है, ये होता है किंक थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर में। तो इस किंक का यूज़ क्या होता है? ये जो किंक है ना ये हमको मर्करी लेवल डाउन होने से हमको रोकती है। ये अगर मुंह से बाहर निकालेंगे तो फिर वो डाउन हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक किंक होता है जो कि टेम्परेचर को फॉल नहीं होने देता, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न। तो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है जब हम मरकरी को यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में, क्योंकि जो मरकरी है ना एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है उसको डिस्पोज करने में। और अगर हम ये जो थर्मोमीटर टूट जाता है तब, क्योंकि इन दिनों में जो डिजिटल थर्मोमीटर है ना वो अवेलेबल हो जाते हैं जो कि वो मरकरी यूज़ नहीं करते। पहले हम ये पढ़ लेते हैं ऊपर का, हमारी रह गया था ना। हाँ, बूजो ने अब अंडरस्टैंड कर लिया कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना वो यूज़ नहीं हो सकता हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, पर फिर भी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ना वो यूज़ हो सकता है हमारा बॉडी टेम्परेचर के लिए। और बूजो ने ये भी सोचा, वंडर किया कि जो मरकरी का लेवल है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए जब बल्ब का थर्मोमीटर होता है कांटेक्ट में अदर ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। ये 4.4 है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब आपने ये देखा होगा कि जो फ्राइंग पैन है ना वो गर्म हो जाता है जब हम उसको गैस पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट पास होती है फ्लेम में से यूटेंसिल्स के ज़रिए से। तो ये जो पैन है ना फिर वो रिमूव हो जाता है जब फायर से, तो फिर वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन? फिर वो ठंडा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट है ना वो ट्रांसफ़र करती है पैन से अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, तो मतलब आप देख सकते हो कि दोनों केसेस में जो हीट है ना वो फ्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, एक सेकेंड, ये जो सारे केसेस हैं ना हीट फ्लो में हॉटर ऑब्जेक्ट्स से कोल्डर ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो कैसे हीट फ्लो उनका कैसा होता है तो हम अब इन्वेस्टिगेट करेंगे एक्टिविटी 4.6 के ज़रिए से। तो अब एक रॉड लो या फिर फ्लैट स्ट्रिप लो मेटल की, और वो एल्युमिनियम या फिर आयरन की लो, और एक स्मॉल सी वैक्स उसमें फ़िक्स कर दो, ठीक है, पीसेज ऑफ रॉड में। ये जो पीसेज है ना उसको नियरली इक्वल होने चाहिए उनका डिस्टेंस, ठीक है। और अब क्लैम्प करो रॉड को कि वो खड़ी हो जाए। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो फिर आप रॉड का एक एंड जो है ना उसको ना ब्रिक्स के बीच में रख दो। अब आप देखो कि जो हीट है ना अदर एंड में और रॉड के, और ऑब्ज़र्व करो उसको क्या होता है। जो वैक्स है ना, वैक्स का पीस है और ये जो पीस है ना वो फॉल होने लगता है, जिसकी वजह से पीस जो है ना वो फर्स्ट होता है और उसके बाद जो हीट है ना फिर वो ट्रांसफ़र हो जाती है एंड से, फ्लेम के एंड से और अदर एंड से। तो ये जो प्रोसेस होता है ना हीट का जो ट्रांसफ़र होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से टू कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। सॉलिड्स में ऐसा होता है। और ये जो हीट है ना वो ट्रांसफ़र होती है प्रोसेस से, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो ये जो सारे सब्सटेंसेस है ना वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं इजीली। और यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटालिक पैन, तो मतलब आपने ये भी देखा होगा कि जो मेटालिक पैन है ना वो कुकिंग के लिए यूज़ होता है क्योंकि उसमें प्लास्टिक या फिर वुडन हैंडल होता है।
तो अब आप एक हॉट पैन लिफ्ट करो, होल्डिंग करो और उसको देखो हैंडल को कि आपको चोट ना लगे। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4.7। जो हीट वाटर है ना स्मॉल पैन में या बीकर में, और उसको कलेक्ट करो उसके आर्टिकल्स जैसे कि स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, और फिर उसको डिप करो एक एंड में इन सारे आर्टिकल्स में हॉट वाटर में, और फिर आप वेट करो फ्यू मिनट्स आप वेट करो, और फिर दूसरे एंड को आप टच करो और फिर एंटर करो अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 4.3 में। तो ये टेबल आपको दे रखा है 4.3 है, जैसे कि स्टील स्पून, मेटल, ये तो आप ऐसे कर सकते हो इस टेबल में, ठीक है। तो ये जो मेटल होते हैं ना, ये जो मटेरियल होते हैं जो कि हीट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए, तो उन्हें हम कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है ना ये उनको हीट अलाउ करने नहीं देते क्योंकि वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि प्लास्टिक, वुड। तो इन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये जो वाटर है ना, वाटर है और एयर है ना, वो पुअर कंडक्टर है हीट के, और ये हमें देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र, तो फिर हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है जब हम इस सब्सटेंस में करते हैं, और हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 4.8 करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4.8। तो अब आप एक राउंड बॉटम फ्लास्क लो, और जो फ्लास्क है ना अगर आपके पास नहीं है ना तो आप बीकर भी यूज़ कर सकते हो, और उसमें 2/3 ऑफ वाटर भी ले सकते हो। अब उसको प्लेस करो ट्रिपॉड में, या फिर आप उसका अरेंजमेंट करो फ्लास्क में ऐसा तरीका जो कि आपको हीट भी करे, प्लेसिंग जब आप कैंडल को रखो उसके नीचे, और उसको और आप ये देखो कि मतलब कि जो वाटर है ना वो फ्लास्क में स्टिल है, और ये जो क्रिस्टल है ना पोटेशियम का वो परमानेंट है बॉटम से, और बॉटम से किसके, फ्लास्क के आराम से स्ट्रॉ के ज़रिए। तो अब आप एक हीट वाटर लो और उसमें प्लेस कर दो कैंडल के नीचे और क्रिस्टल के नीचे। अब आप अपने ऑब्जर्वेशन लिखो अपनी नोटबुक में, और यू कैन आप उसमें ड्रॉ भी कर सकते हो पिक्चर जो कि आपने ऑब्ज़र्व किया। जो जब वाटर गर्म होता है ना तो जो वाटर है ना वो फ्लेम से बहुत ही हॉट हो जाता है, तो ये जो हॉट वाटर है ना फिर वो ऊपर होने लगता है, राइजेज अप, मतलब कि उसमें भाप निकलती है। और ये जो कोल्ड वाटर है ना ये फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है साइडों से, जैसे ही वो सोर्स ऑफ द हीट में पहुंच जाता है। तो मतलब कि जो कोल्ड वाटर है ना ये उसके साइड, जो कोल्ड वाटर के साइड्स है ना वो धीरे धीरे सोर्स ऑफ हीट से चली जाती है, और फिर ये जो वाटर है ना गर्म हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर हो जाता है, ऊपर भाप बन जाती है। और ये जो वाटर है ना वो साइड से वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो हम इस प्रोसेस तभी कंटिन्यू होता है जब जो वाटर है ना तब तक गर्म नहीं हो जाता। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये जो हीट ट्रैवल करती है ना एयर में, तो इस कौन सी डायरेक्शन में स्मोक जाती है। ये जो एयर है ना वो हीट सोर्स होती है, वो हॉट होती है और राइज हो जाती है। तो ये जो एयर है ना साइड से जो एयर है वो साइड से आ जाती है किसके पास, प्लेस के पास, मतलब कि जो एयर है ना जो साइड्स में है वो इस प्लेस पे आ जाती है, और इसी तरीके में जो एयर है ना वो गर्म हो जाता है। तो ये जो फॉलोइंग एक्टिविटी है ना आप उसमें ऐसा आइडिया देख सकते हैं। अब हम करते हैं एक्टिविटी 4.9। तो ये हो जाएगा आज तो कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम अभी ये पढ़ते हैं एक्टिविटी 4.9। तो अब आप एक कैंडल को लाइट करो और उसका एक हैंड फ्लेम के ऊपर रखो और एक हैंड फ्लेम के साइड पे रखो, और अपने जो हैंड है ना उनको इक्वली हॉट फील करो।
तो ये जो है, कौन सा हाथ आपको गर्म लगता है और क्यों लगता है गर्म? आप केयरफुल रहना, ये जो अपने हैंड्स है ना उसको सेफ रखना डिस्टेंस से, कि आप अपने हाथ जला ना लो, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे अगर आप यहाँ पे रखोगे अपने हाथ तो आपके हाथ कैंडल की फ्लेम से बर्न हो जाएंगे, इसलिए आप अपने हाथ ऊपर रखो और इधर रखो, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि जो टॉप से, एयर के टॉप से वो गर्म हो जाती है, किससे? कन्वेक्शन से। और तभी ये जो हैंड है ना, फ्लेम के ऊपर जो रखा है आपने हैंड, वो गर्म हो जाता है। तो इसी साइड में तो आप देखो कि जो ये देयर इज़ नो कन्वेक्शन, और जो एयर है ना वो हमें फील ना करे हॉट टॉप में। तो ये जो पीपल है ना जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वो ऐसा इंटरेस्टिंग फिनोमिना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब दिन होते हैं ना तो जो लैंड है ना वो गर्म हो जाता है जल्दी से, और जो वाटर है ना वो ठंडा ही रहता है। तो ये जो लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है वाटर से, तो ये जो एयर है ना जो लैंड से ऊपर है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर राइजेज होने लगती है। तो ये जो कूलर एयर है ना सी से, वो फिर रश्ड हो जाती है टुवर्ड्स लैंड और वो टेक्स प्लेस कर देती है। तो जैसे ही वार्म एयर है ना लैंड से धीरे धीरे वो सी की तरफ मूव करती है और कंप्लीट कर लेती है अपनी साइकिल। तो जो एयर है ना सी की जो एयर है ना जो सी की तरह से मूव करती है, तो हम उसको सी ब्रीज कहते हैं। हम उनको रिसीव करने के लिए कूलर सी ब्रीज जो विंडोज़ होती है ना हाउसेस की कोस्टल एरियाज़ में, वो सी की तरफ फेस करती है। और रात में जब वो रिवर्स हो जाती है, ये जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है और फिर वो स्लोली हो जाता है लैंड से। तो ये जो कूल एयर है ना लैंड से, फिर वो धीरे धीरे सी तक चली जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज। जब हम बाहर से आते सन से तो हमको गर्मी लगती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम सन रीचेस? तो हीट कैसे पहुंचती है सन तक? तो ये रीच नहीं कर पाती कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन के प्रोसेस से। तो फिर तभी ये नो मीडियम होता है इसका एयर से रीच करने का बहुत सारे पार्ट्स में, स्पेस के, अर्थ के और सन के बिटवीन, ठीक है। तो ये जो सन है ना वो गर्म हो जाता है, मतलब सन जो है ना, सन की हीट ना हमारे तक आती है किस प्रोसेस से? जिसको हम रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें 3 प्रोसेस होता है जिसको हम कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो हीट का ट्रांसफ़र है ना रेडिएशन के प्रोसेस से, ये इसको मीडियम की नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये तो फिर ये इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो मतलब हम ये प्लेस ले सकते हैं कि जो मीडियम है ना वो वहाँ पे प्रेजेंट है या फिर नहीं। जब आप सिट करो एक रूम के मतलब आगे और हीटर, रूम में हीटर के आगे, तो आप हीटेड हो जाते हो, आपको गर्म हो जाते हो आप इस प्रोसेस के ज़रिए। क्योंकि ये जो हॉट यूटेंसिल है ना तो आप कहीं पे भी रख सकते हो फ्लेम के दूर, और ये जो है ना फिर ये ठंडा हो जाता है जैसे वो ट्रांसफ़र करता है हीट को सराउंडिंग में। किस प्रोसेस से? रेडिएशन के प्रोसेस से। तो हमारी जो बॉडी है ना वो हमको हीट देती है सराउंडिंग्स में, और ये हीट रिसीव करती है किससे? रेडिएशन के प्रोसेस से। तो ये जो हॉट बॉडीज़ है ना वो रेडिएट करती है हीट। जब हीट फॉल करती है ऑब्जेक्ट पे तो ये जो पार्ट है ना वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, और ये जो पार्ट है ऑब्जॉर्ब हो जाता है, और ये जो पार्ट है ना वो ट्रांसमिटेड भी हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है ना ऑब्जेक्ट का, तो फिर वो इंक्रीज़ करता है किसके? ऑब्जॉर्प्शन के पार्ट से, जो कि हीटेड हो जाता है। क्यों? वाई आर यू एडवाइज? तो आप तभी आप एडवाइस करते हो अम्ब्रेला के जब ठंड हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि नहीं तो आप फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाओगे और गर्मी के कारण आपको फीवर भी हो सकता है। तो ये जो अब हमको क्लोथ्स दिखाना है कि जो कि हम समर या फिर विंटर में पहनते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जो समर है ना वो हमें समर में क्या प्रेफर करना चाहिए? लाइट क्लोथ, और विंटर में हमें डार्क क्लोथ्स पहनने पड़ते। क्यों? तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप एक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस लो, एक को पेंट करो आउटर सरफेस से
ब्लैक और दूसरे को वाइट से। अब उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालो और उनको छोड़ दो मिड डे में सन के 1 घंटे के लिए। और उनका टेम्परेचर आप देखो वाटर का दोनों कैंस में, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है एनी डिफरेंस टेम्परेचर में। तो फिर इन विच कैन इज़ वाटर वार्मर, तो आप देखोगे कि कौन से कैन में वाटर ज़्यादा जल्दी वार्मर हुआ है। तो यू कैन फील बाय टचिंग वाटर, तो आप वाटर को देख सकते हो। और उन दोनों कैंस में ना आप एक्टिविटी 10 मतलब कि जो कि एक्टिविटी 10 में उसके है ना उसी अमाउंट का वाटर ले सकते हो आप, जैसे कि 60 डिग्री सेल्सियस का। और उनको दोनों कैनों को एक रूम में या फिर एक शेड में लीव कर दो। और देखो कि जो टेम्परेचर है ना वाटर का 10 से 15 मिनट्स तक होना चाहिए, मतलब कि 10 या 15 मिनट बाद आप देखो कैंस को। तो जो टेम्परेचर है ना वाटर का ये बोथ कैंस में एक साथ ही फॉल करता है सेम अमाउंट में। तो ये जो एक्टिविटी है ना वो हमको सजेस्ट करती है रीज़न कि क्यों ये कंफर्टेबल होता है हमें लाइट या डार्क कलर क्लोथ पहनने में इन समर, और फिर डार्क कलर क्लोथ विंटर में। क्योंकि जो डार्क सरफेसेस होते हैं ना वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं ये जो हमें कंफर्टेबल भी रखते हैं डार्क कलर क्लोथ्स में विंटर में। और ये जो लाइट कलर क्लोथ है ना वो ज़्यादातर हीट में काम आती है क्योंकि वो हमें ठंडक देते हैं। और ये जो तभी हम कंफर्टेबल फील करते हैं लाइट कलर क्लोथ समर में। अब है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, तो क्योंकि जो वुलन क्लोथ्स है ना वो हमें विंटर में गर्म रखते हैं। क्योंकि जो विंटर है ना विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वूल पुअर कंडक्टर होता है हीट का। और ये जो ज़्यादातर ये जो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है वुलन फाइबर्स में, तो तभी हम एयर को प्रिवेंट करते हैं हीट से रुकने के लिए और बॉडी से और ठंडे सराउंडिंग्स में, तभी हमको गर्माहट देता है वो डार्क क्लोथ्स। तो जैसे कि सपोज़ आपको एक चॉइस दे रखी है विंटर में कि आप एक थिक ब्लैंकेट लो या फिर 2 थिन ब्लैंकेट लो और इनको आप एक साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। इन दोनों ब्लैंकेट्स को आप 2 पतली पतली ब्लैंकेट्स को एक साथ ज्वाइन कर दो। तो फिर आप देखोगे कि तो फिर आप कौन से ब्लैंकेट को चूज़ करोगे और क्यों। रिमेंबर करो कि एक पतली लेयर होनी चाहिए एयर के बिटवीन ब्लैंकेट्स में, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट बचा है। ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑफन करते हैं फ्यूल्स में जैसे कि कोल्स वुड में हाउसेस को कीप करने में एक्सक्यूज मी। तो क्योंकि ये हमें वार्म रखती है, तो ये पॉसिबल है ना कि एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करें हम जो कि अफेक्टेड नहीं है हीट में और ठंडक होती है बाहर आउटसाइड में। तो ये हो सकता है तभी जब हम कंस्ट्रक्ट करें आउटर वॉल्स बिल्डिंग की बाहर की तरफ कि जो एयर है ना वो ट्रैप हो जाए। एक वन वे ऐसा हो सकता है कि हम इसमें हॉलो ब्रेक्स लगा दें जो कि अवेलेबल हो सकती है इस डेज में। तो हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसमें से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।